हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। 4 प्रमुख दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर जानेंगे जो आपकी मध्य प्रदेश और अन्य राज्य सेवा की मुख्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संविधान प्रस्तावना क्या है और इसके परिभाषित शब्दों का विश्लेषण कर इसके प्रमुख उद्देश्यों को बताइए। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसे निम्नानुसार समझा जा सकता है। 1973 के केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के अपने पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद के संशोधन करने की शक्ति का विषय इसी प्रकार है जिस प्रकार संविधान के अन्य प्रावधान हैं, यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट न किया जाए। जस्टिस रामास्वामी ने पूर्व के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप और सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनरावलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है। विभिन्न विद्वानों के मत हैं। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। अर्नेस्ट वार्कर ने इसे संविधान की कुंजिका बताया है। ठाकुर दास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना के परिभाषित शब्दों का विश्लेषण जानते हैं। तो पहला है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इसका अर्थ यह भी है कि शक्ति का अंतिम स्रोत जनता ही है। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व। तो भारतवर्ष किसी भी आंतरिक व बाह्य सत्ता से पूर्णतया मुक्त है, अर्थात भारतीय जनता किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। तीसरा है समाजवादी। समाजवाद से संविधान का अभिप्राय है लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति। चौथा है पंथ निरपेक्ष। तो धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव तथा जहां सभी धर्मों को समान भाव में देखा जाए वही पंथ निरपेक्ष है। पांचवा है लोकतंत्र। ऐसी व्यवस्था जहां सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है तथा जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। एक निश्चित अंतराल के बाद निर्वाचन होता है तथा जनता को स्वतंत्रता पूर्वक तथा न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार प्राप्त है। यहाँ विधि का शासन होता है तथा कोई भी स्वेच्छाचारिता पूर्वक आचरण नहीं कर सकेगा। छठवां है गणराज्य। ऐसी व्यवस्था जहां राज्य के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है, वंशानुगत के आधार पर नहीं। सातवां है सामाजिक न्याय। जहां जाति, मत, लिंग, जन्मस्थान, धर्म और भाषा आदि में से किसी के भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। आठवां है आर्थिक न्याय। समाज में सभी को समान स्थान अवसर प्राप्त हों। नौवां है राजनीतिक न्याय। जहां सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो। 10वां है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को समान रूप से इच्छानुसार धर्म का पालन करने तथा अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने की छूट हो और राज्य इन विषयों में तब तक हस्तक्षेप न करे जब तक दूसरों की स्वतंत्रता अथवा अधिकार बाधित न हो। 11वां है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। तो सभी नागरिकों को अपने प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने का तथा बिना किसी विघ्न बाधा के अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो। 12वां है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का। तो भारत में बंधुता की भावना का आधार
व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, ना कि समाज में इसकी स्थिति। इस प्रकार राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार भी बंधुता की भावना होनी चाहिए। प्रस्तावना का उद्देश्य यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा ही निर्मित है। इसमें संविधान के क्रियान्वयन संबंधी उपबंध वर्णित हैं और इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं सरकार के स्वरूप के साथ साथ नागरिकों के अभिषिक्त अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की भी चर्चा है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्थान की कार्य प्रणाली बताइए। तो उत्तर में रहेगा, राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासनिक संस्थान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1962 में स्थापित भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है। भारत सरकार ने यूनेस्को के सहयोग से 10 वर्षीय अनुबंध के आधार पर एशियन इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। इसे 1979 में भारत सरकार की नीवा नाम प्रदान किया और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। यह संस्थान स्कूली शिक्षा के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है तथा स्कूली शिक्षा के प्रसार के लिए यह राज्य शिक्षण विभाग, विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों के सहयोग के रूप में कार्य करता है, जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में कार्यरत है। राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्थान के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। शैक्षिक योजनाओं का निर्माण और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ग्रामीण और साथ ही राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, बोर्ड और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अन्य समान संगठनों को शैक्षणिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करना, शैक्षणिक प्रशासन के क्षेत्र में नवीन खोजों का प्रसार सुनिश्चित करना, इसके लिए शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देना आदि। शैक्षणिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में केंद्र तथा राज्य सरकारों व विश्वविद्यालयों सहित दुनिया भर के संगठनों को परामर्श उपलब्ध कराना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का शैक्षणिक विकास करना तथा अध्ययन करना, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन की क्षमताओं के विकास के लिए शैक्षणिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अभिनव अनुभवों और नई प्रगति के संबंध में जानकारी प्रसारित करना और भारत और विदेशों से संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करके अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना इत्यादि। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार क्षेत्र एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार को समझाते हुए उनकी प्रमुख शक्तियों को समझाइए। तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को निम्नलिखित या निम्न अनुसार समझ सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार अन्य न्यायालय को नहीं होता है, अनुच्छेद 131 में। संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तब उच्चतम न्यायालय की संघीय न्यायालय की तरह ही कार्य करता है। निम्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। तो वह कौन कौन से हैं? तो भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवादों के संबंध में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवादों जिनमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न शामिल हो। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार
जानते हैं। तो देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 132 में वर्णित है। संवैधानिक मामले, जब संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनेक उच्च न्यायालयों द्वारा अलग अलग निर्णय दिए गए हों। दीवानी मामलों में तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में तब अपील की जाती है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामले में कानूनी या सार्वजनिक महत्व का सारवान प्रश्न शामिल है। तो ऐसे मामलों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र भी आवश्यक होता है। फौजदारी मामले, तो फौजदारी मामले आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दो तरीके से अपील की जा सकती है। पहला, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। दूसरा, विशेष अनुमति से अपील, जब उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से किसी न्यायिक अधिकार के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे तो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की रिट संबंधी शक्तियाँ, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा प्रतिषेध। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्तियाँ, अनुच्छेद 143 में वर्णित। तो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न जो व्यापक महत्व का है और उस पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श जारी है, तो वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि ऐसे परामर्श को राष्ट्रपति मानने को बाध्य नहीं है और ना ही सर्वोच्च न्यायालय देने को बाध्य है, किंतु किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रशाबंदी आदि के संबंध में राष्ट्रपति परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय के रूप में, अनुच्छेद 129 में वर्णित। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है, जिसके अभिलेखों का साक्ष्य की दृष्टि से प्रयोग होता है और जब उन्हें किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए तो उस पर कोई संदेह नहीं किया जाता। अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास दो शक्तियाँ हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय के निर्णय अभिलेख साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। दूसरा, उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 137 से सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। विधायिका द्वारा पारित किया कोई कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया आदेश अगर कोई विधि या संविधान की मूल भावना के विपरीत पाया जाता है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में कहा कि न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है। न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने का भी अधिकार है। अन्य शक्तियों में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों में सुनवाई कर सकता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष के आचरणों की जांच करते हैं। यह संविधान का अंतिम व्याख्याता होता है। यह न्यायालय उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों को बुलाकर उनका निपटान कर सकता है। वह देश के सभी न्यायालयों पर न्यायिक अधीक्षण की शक्ति रखता है। अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं के संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया।
एवं यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ है। अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 Q में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों के बारे में उपबंध है, जो इस प्रकार है। नगर पालिका तो नगर पंचायत ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। नगर परिषद नगर पालिका परिषद ऐसे छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है। नगर निगम तो बड़े नगरीय क्षेत्रों महानगरों में गठित की जाती है। इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्देशित की गई है। उल्लेखनीय है कि 74वें संविधान संशोधन में भी 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान जैसे प्रत्यक्ष चुनाव और आरक्षण आदि शामिल हैं। प्रमुख प्रावधान तो संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगर प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिकारों में एक रूपता प्रदान की गई। नगर विकास व नगरीय कार्यकलापों में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया तक नगर व शहरों में रहने वाली आम जनता की पहुंच बढ़ाई गई। समाज कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों का प्रतिशतता के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। 74वें संशोधन के माध्यम से नगरों व कस्बों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के प्रयास किए गए हैं। इस संविधान की मुख्य भावना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा, निर्णय में अधिक पारदर्शिता व लोगों की आवाज़ पहुंचाना सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।